सीधे आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से खास बातचीत में हमारे सहयोगी सईद अंसारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को 14 महीने हो चुके हैं और इन 14 महीनों में आम आदमी पार्टी की सरकार के काम को लेकर तारीफ हुई है तो उसकी आलोचना भी हुई है। आम आदमी पार्टी सरकार ने जो काम किए हैं उसके लिए वो सुर्खियों में है तो उसके साथ साथ उन्हीं कामों को लेकर वो विवादों में भी है। बात चाहे दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स पर नकेल कसने की हो, ऑड इवन फॉर्मूले को हो, पंजाब चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार की हो या फिर भारी भरकम विज्ञापनों पर रुपए खर्च करने की बात हो। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष दिल्ली सरकार के हर कामकाज में आगे बढ़कर हमें दिखाई देते हैं। मनीष जी, हम आपसे तमाम मुद्दों पर बात तो करेंगे, लेकिन जो प्राथमिकता थी आपकी शिक्षा को लेकर, एक शिक्षा मंत्री के नाते, एक उप मुख्यमंत्री के नाते, और उससे आगे बढ़कर जो आपने एक बहुत बढ़िया पोस्चर दिखाया कि एक पेरेंट होने के नाते और दिल्ली के पेरेंट्स की नुमाइंदगी करने के नाते, क्या आप मानते हैं कि आप उसमें कामयाब रहे हैं? कहीं ना कहीं दिल्ली के पेरेंट्स को आपने राहत दी है? देखिए, पूरे देश में स्कूल, बल्कि प्राइवेट स्कूल नहीं कहना चाहिए, कुछ प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे देश में लोग प्राइवेट टीचिंग शॉप्स जो खुल गई हैं उनकी मनमानी से दुखी हैं। सबको लगता है भी एडमिशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और सबको लगता है फीस जब चाहे जितनी बढ़ा देते हैं, कितना ही लूट लो। तो पहली बार देश में ऐसा हुआ है दिल्ली में कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स को फीस बढ़ाने से रोका गया। वो अब बढ़ी हुई फीस अगर किसी ने बढ़ा भी दी थी तो लौटा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कामयाबी इसको कहा जाना चाहिए। लाखों पेरेंट्स को इससे फायदा हो रहा है और अभी जिन लोगों ने फीस बढ़ाई थी, जो बढ़ाना चाह रहे हैं, वो थोड़ा बहुत जोर आजमाइश कर रहे हैं क्योंकि उनके पीछे अलग अलग तरह की पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, पर हम लड़ रहे हैं उससे। और हम किसी भी टीचिंग शॉप को, किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को या किसी पेरेंट को लूटने का अधिकार नहीं देंगे। लेकिन मनीष जी, क्वालिटी एजुकेशन की जहां तक बात आती है तो प्राइवेट स्कूल्स, निजी स्कूल ये दावा कर रहे हैं और दे भी रहे हैं, आप भी मानेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप उस पर अंकुश लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं। मेरा प्राइवेट स्कूल्स पे अंकुश लगाने का कोई इरादा नहीं है। पहली बात तो कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ने एजुकेशन का स्तर बहुत बढ़ाया है। जिस वक्त जानबूझ के नेता और अफसर मिलके गवर्नमेंट स्कूल्स को नीचे ले जा रहे थे और खुद के अपने प्राइवेट स्कूल भी खोल रहे थे ताकि गवर्नमेंट स्कूल नीचे जाए और प्राइवेट स्कूल ठीक से चलें, उस समय पे बहुत सारे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स ने दिल्ली में भी और देश में भी शिक्षा के स्तर को बना के रखा। लेकिन उनमें से कुछ अच्छे स्कूल अभी भी काम कर रहे हैं, कुछ टीचिंग शॉप में बदलते चले गए। मन मर्जी है, जितना पैसा लूट लो, कोई रैशनल नहीं है। मेरा सिर्फ इनसे ये कहना है टीचिंग शॉप से कि आप कितनी क्वालिटी रखते हैं और उसके लिए कितनी फीस लेते हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बच्चों से, पेरेंट्स से फीस लेके उस पर अपनी मर्सिडीज खरीदेंगे, उससे अपने लिए बड़े बड़े महल बनवाएंगे, उससे अपने दूसरे और राज्यों में, दूसरे और शहरों में स्कूलों का साम्राज्य फैलाएंगे, तो साहब पेरेंट्स के साथ रहम खाइए। उन पेरेंट्स की क्या गलती है जिनको आप लूट रहे हो उस तरह से? उस स्कूल में आपको जितना पैसा खर्च करना है कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। संभव है मनीष जी? बिल्कुल है। ये हुआ अगर बड़े बड़े स्कूलों को इस बार फीस बढ़ने से, मैंने सबको कहा है कि आप अगर फीस बढ़ाना चाहते हैं, हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर किए हैं, कानून भी कहता है, आप फीस बढ़ाना चाहते हैं मुझे बताइए, मैं आपके खर्चे चेक कराऊंगा। अगर आपके खर्चे स्कूल से बाहर के हुए, आपको नहीं करने दूंगा। अगर आप स्कूल में खर्च कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी हम 100 रुपये खर्च कर रहे थे, इस बार 200 खर्च करना चाहते हैं और ये रहा, करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि थोड़ा बहुत कागजों में हेराफेरी करके और 100 रुपये की जगह 200 रुपये फीस कर देंगे और वापस उसको किसी दूसरे शहर में ले जाएंगे, वो नहीं करने दूंगा आपको। आप ये बहुत अच्छी बात है मनीष जी, आपकी बात सुन के, आपका काम सुन के, दिल्ली के ही पेरेंट्स नहीं, हिंदुस्तान भर के पेरेंट्स को, ये अभिभावकों को ये लगता है कि यही व्यवस्था हमारे वहाँ भी होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता मनीष जी कि ये करके कहीं ना कहीं आप स्कूल्स में पेरेंट्स और टीचर्स, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर रहे हैं? खाई है। गवर्नमेंट अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी। गवर्नमेंट का काम है, मैं पढ़ाने पे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर रहा, जो स्कूल जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ाता रहे, अनलेस कुछ गलत, कोई ऐसा नेशनल इंटरनेशनल इशू नहीं लेके आ रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस क्वालिटी में पढ़ाना चाहते हैं, जिस अंदाज में पढ़ाना चाहते हैं, पूरी लिबर्टी है आपको। एडमिशन करने में आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, फीस निर्धारित करने में आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उससे
जो भी आप मार्जिन रख के रखना चाहते हैं ताकि ठीक से अनफोर्सीन खर्चों के लिए भी आप रख सकें, आप करिए, जस्टिफाई करिए अपने खर्चे को, मैं आपको अलाउ करूंगा। आप अपने खर्चे को अगर कोई प्राइवेट स्कूल अपने खर्चे को जस्टिफाई नहीं करना चाहता है तो इसका मतलब चोरी कर रहा है। शिक्षा पर बहुत सारी मनीष जी बात थी, आपसे बहुत सारे सवाल थे, आपके वादे थे 500 स्कूल्स के, उसका क्या हुआ? लेकिन क्योंकि वक्त कम है तो हम आगे बढ़े। ऑड इवन आपके कामकाज, सरकार के काम, तो आपने पूछ दिया कि उसका क्या हुआ, उसका जवाब भी देने का अवसर दीजिए। आज 1.25 साल हुआ है, आपने कहा 14 महीने हुए। 14 महीने के अंदर अंदर दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में 8000 नए क्लासरूम बन रहे हैं। 21 नए स्कूल हमारे इस बार से तैयार हैं, जो अभी जुलाई से कई सारे खुल जाएंगे और आगे उसमें खुलेंगे। तो 8000 क्लासरूम्स को अगर आप देखेंगे ना पूरे उसमें कैलकुलेट करके, एक स्कूल में 30, 35, 40 कमरे होते हैं। 200, 250, मैं 200 मान रहा हूँ लोअर साइड पे, 200 नए स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ चुका है। जुलाई से सब में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये हो रहा है दिल्ली में, और जैसे ये कमरे जुड़ेंगे 150 बच्चे जहां बैठ के पढ़ते हैं वहां 100 बच्चे आ जाएंगे, कहीं 75 आ जाएंगे, कहीं 40 आ जाएंगे। मेरा लक्ष्य है दिल्ली में हर क्लास में 40 तक लाना, कहीं भी 40 से ज्यादा बच्चे ना पढ़ें। उस पर मैं काम कर रहा हूं और बहुत तेजी से काम कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, और जाहिर सी बात है क्वालिटी एजुकेशन की उससे बढ़ेगी। ऑड इवन फेज 2, पार्ट 2 जो था उतना कामयाब नहीं रहा। लोगों के नजरिए से देखें तो बहुत कामयाब रहा, क्योंकि मैं खुद भी सड़क पे चलता था, चालान्स का भी अपना एक डेटा है, लोगों ने फॉलो भी खूब किया। मैं खुद चलता था, इक्का दुक्का कोई वायलेशन दिखता था, झांकते थे तो पता चला सीएनजी है या वीमेन ड्राइवर है। तो मेरी नज़र में तो खूब कामयाब रहा, लोगों ने खूब सराहा है इसको। आज फिर लोग कह रहे हैं कि वापस उसी तरह के दिन आने वाले हैं ट्रैफिक वाले। लेकिन आपके मुख्यमंत्री ने कहा, आपके परिवहन मंत्री दोनों ने कहा कि कुछ साजिशें ऐसी की गई हैं जिनसे पॉल्यूशन बढ़ जाए दिल्ली में। के लिए कि देखो साहब पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ठीकरा फोड़ दिया, आपने अपनी गलती किसी और पे डाल दी? गलती नहीं है, ऑड इवन नहीं, अगर पॉल्यूशन कम नहीं हुआ, ट्रैफिक तो कम हुआ। देखो पहली बात तो यह है कि अगर 30% सेल पेट्रोल और डीजल की किसी शहर में कम हो रही है, यानी कि 30% पेट्रोल और डीजल किसी एक स्कीम की वजह से कम कंज्यूम हो रहा है, तो निश्चित रूप से पॉल्यूशन तो कम फैल रहा है। अब साइंटिफिक डेटा क्या कहते हैं, किन लोगों ने कलेक्ट किया, किस तरह का उनका मेथड था, उस पर बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। तो 30% तो कम से कम कंजम्पशन ही कमाई। अगर वही पेट्रोल डीजल अगर यूज हो रहा होता तो हो सकता है और ज्यादा फैल गया होता पॉल्यूशन, इसका मतलब ये तो मानोगे। दूसरी बात, ट्रैफिक कंजेशन, पिछले राउंड 1 में भी लोगों ने कहा, राउंड 2 में भी कहा, साहब ट्रैफिक कंजेशन में तो बहुत राहत थी। ये जरूर है, कई ब्लॉक्स में इस बार अनएक्सपेक्टेड तरीके से, पिछली बार हो सकता है स्कूल बंद थे इसलिए, अनएक्सपेक्टेड तरीके से ऐसे ब्लॉक्स जहां ऑड इवन के दौरान खुले मिले थे पिछली बार, लोगों को जाम मिला देखने को। ठीक है, दैट्स द रियलिटी। इसीलिए हम ये नहीं कह रहे कि इसको हमेशा के लिए लागू कर दो, रोज लागू कर दो। हमने पहला हमको पता था, दूसरा हमने जनता से पूछा कि करना है कि नहीं करना, लोगों ने कहा करो, तीसरा फिर पूछ लेंगे, लोग कहें, लोग तो कह चुके हैं करो पहले के लिए, अब दूसरे के एक्सपीरियंस के बाद फिर पूछेंगे लोगों से, हर एक्सपीरियंस लोगों से पूछेंगे। देखो ये कोई हमारे सपनों में आया हुआ भगवान ने का आदेश नहीं है कि जी ये कर दो नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा टाइप का, इन सब चीजों में नहीं पढ़ते हम। हमारे लिए ये दिल्ली की कुछ समस्याओं का एक समाधान है। अगर ये समाधान जनता को लगता है कि इससे फायदा हो रहा है तो करेंगे, नहीं लगता है तो नहीं करेंगे। जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई चीज क्यों करेंगे हम? आपके कामकाज पे इतने सवाल क्यों उठते हैं? आपके विरोधी ये क्यों कहते हैं कि आप करोड़ों रुपया विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं? मनीष जी, आपको ये क्यों कहा जाता है कि आप काम कम करते हैं, उसका प्रचार ज्यादा करते हैं, जुबानी जमा खर्च आपका ज्यादा है? किसी के भी सवाल उठने चाहिए। हर चुनी हुई सरकार के कामकाज पे जनता, मीडिया खूब सवाल उठाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, डेमोक्रेसी है, उठने भी चाहिए। आप कहते हो शोर ज्यादा मचाते हैं। अब हमने 8000 क्लासरूम बनवाए, हम क्यों ना कहें जी 8000 क्लासरूम बन गए। अब हम ऑड इवन कर रहे हैं, उसका ऑड इवन का प्रचार नहीं करेंगे क्या? ऑड इवन को लोगों को पता कैसे चलेगा? अभी हम प्राइवेट स्कूल के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, तो लोगों को पता क्यों नहीं चले? आज उस विज्ञापन का फायदा यह है कि मेरे पास में पूरे दिल्ली के प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स का हौसला बढ़ा है कि सरकार है, शिक्षा मंत्री के यहाँ जाओगे तो सुनी जाती है। 4 स्कूल के खिलाफ एक्शन हुआ, तुरंत उसका जब लोगों के बीच में विज्ञापन गया, बाकी स्कूलों के लिए चैलेंज गया। तो एक मिनट, लोगों को पता चलना बहुत जरूरी। अगर हम अपना शोशेबाजी कर रहे होते, अरविंद केजरीवाल का फुल पेज विज्ञापन, फुल पेज फोटो छाप, एक मिनट मैं तो बता रहा हूँ, फुल पेज आ रहे हैं मनीष जी। फुल पेज नहीं, मैं तो 2 पेज भी दे रहा हूँ, आप ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर उसमें अरविंद केजरीवाल का फुल पेज फोटो छाप के नीचे कहा गया होता कुछ बहुत, एक लाइन छोटी सी लिख दी होती कि वे फोटो
हम कंटेंट दे रहे हैं, आपको हमारे विज्ञापन के कंटेंट पे क्वेश्चन करना चाहिए। आप सरकार का ये राइट है कि सरकार जब काम करे तो जनता से संवाद करे। वो अखबारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी करेगी, वो विज्ञापनों के माध्यम से भी करेगी, वो जिस तरह, ये हमारा राइट है सरकार के नाते जनता से संवाद करना। लेकिन अगर हम उसमें आत्म प्रशंसा और ये सब उसका रिलेवेंस नहीं हो तो आप बताइए कौन से विज्ञापन का रिलेवेंस नहीं है। मनीष जी, पता है आपकी ताकत क्या थी आपकी सरकार की? जब आप प्रचंड बहुमत से आए मनीष जी, तो वो ये था कि आप आम आदमी थे, आम आदमी की सरकार थी। बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमेंगे, बड़े सरकारी बंगलों में घरों में नहीं रहेंगे, नौकर चाकर नहीं रखेंगे, जो काम नहीं, अरे ये मैं एक आम आदमी की तरह बोल रहा हूँ मनीष जी। नहीं, बिल्कुल नहीं मनीष जी, ये दिल्ली की जनता के मन में ये था और आपने भी कहा था। ऐसा नहीं कि आपने नहीं कहा, आपने बिल्कुल कहा था कि हम आम आदमी, हम बड़े घर नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं। हमने मेरा सवाल नहीं करने दूंगा मैं। जैसे मनीष जी, हमने ये कहा था, हमने क्या कहा था वो सुन लीजिए। हमने कहा था लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं चलेंगे। अभी भी बाहर खड़ी है गाड़ी, देख लीजिए लाल बत्ती की हो तो बता दीजिएगा। आज भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। हमने कहा था ये बड़े बड़े गनमैन लेके शोशोबाजी करते हैं, आज भी देख लीजिए, आपके सामने आपके इंटरव्यू के लिए आया हूँ, एक सिक्योरिटी गार्ड हो तो बताइए। तो आपने हमें रोक दिया। हमारा पूरा सवाल नहीं सुना, आपने सवाल नहीं सुना। बिल्कुल नहीं, हम कहना ये चाह रहे थे और यही कह रहे हैं कि ये लगा दिल्ली के आम आदमी को लगा कि अरे ये तो हमारे जैसे लोग हैं, ये तो बिल्कुल ये तो हमारे घर से निकले हुए हैं, हमारे मोहल्ले से निकले, हमारे पड़ोस में जो शर्मा जी रहते हैं, हमारे पड़ोस में जो वर्मा जी रहते हैं, ये उनमें से सक्सेना जी हैं। ठीक है मनीष जी, लेकिन हुआ क्या? जब आपने विज्ञापन देना शुरू करा तो दिल्ली की जनता को ये लगने लगा कि यार ये हमारी गाड़ी कमाई है, पैसा हमारा है, ये विज्ञापन पे क्यों खर्च हो रहा है? मनीष जी दो स्कूल और बना देते। मेरे घर आने वाले उन पेरेंट्स से पूछिए जो ये कहते हैं कि जी आपका विज्ञापन हमने देखा, हमारे अंदर हिम्मत आई कि प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, टीचिंग शॉप के खिलाफ एक्शन हो रहा है। अगर आप उनसे पूछिए ना कि विज्ञापन उनके लिए जरूरी है कि नहीं है, ये आप कैसे तय कर सकते हो कि विज्ञापन जरूरी है कि नहीं है? ये तो जनता तय करेगी। जनता के साथ हम संवाद कर रहे हैं, जनता के संवाद के साथ विज्ञापन हमारे जनता के साथ संवाद का हिस्सा है, उस पर खर्च कर रहे हैं। और ये जो आप बार बार कह देते हो ना 1000 करोड़ खर्च हो गए, 500 करोड़ खर्च हो गए, आप मेरे से पूछ लिया करो, मैं बता दूंगा कि इसमें कितना विज्ञापन लगा है। थोड़ा सच बताया करो, अफवाह मत फैलाते। नहीं, खर्च तो होता है, फ्री में विज्ञापन आप देते नहीं हो, आप फ्री में देने लगो, हम तो क्यों करेंगे? लेकिन वही है ना कि खर्च तो हो रहा है और वो पैसा जा रहा है, वो पैसा सरकार का काम जनता तक पहुंचे और उसके रेस्पॉन्स में जनता फिर एक्शन ले, तो इस विज्ञापन से पैसा वसूल हो रहा है। जिन पेरेंट्स को लाभ मिला उस विज्ञापन से, अखबारों में विज्ञापन दिया कि प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ाएंगे, कोर्ट का आदेश है, दिल्ली सरकार का ये आदेश है, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बढ़ी हुई फीस ना दें, पुरानी फीस दें। क्या गलत है विज्ञापन देने में? ठीक है। ऑड इवन से पार्ट 2 से आपने क्या सीखा? ऑड इवन पार्ट 2 से ये सीखा कि अगर जनता पूरी तरह साथ दे तो पार्ट 2 को भी सफल बनाया जा सकता है, और हमने बनाया, जनता ने बनाया। मतलब आगे और दिल्ली की जनता ये मान के चले कि ऑड इवन चलेगा। लोगों के बीच जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अगर अच्छा रहेगा आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप भी जनता है। ठीक है। पॉल्यूशन तो कम नहीं हुआ ना, आप भी मानते हैं ट्रैफिक कम, ईमानदारी से ट्रैफिक कम। मनीष जी कामकाज पे बात हो रही है। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के साथ ये कहा, उन्हें डांटा डपटा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये नहीं लगता आपको, और ये भी कहा साथ में कि 10-15 साल अभी हम ही रहने वाले हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार ही रहे, कि डराना धमकाना नहीं हुआ है? उनसे बात की, उनको बताया कि भाई ये सरकार कामकाज में यकीन रखती है, कामकाज करो, हड़ताल वड़ताल छोड़ो। ये जो है इस देश के इतिहास में पहली बार IAS अधिकारियों ने हड़ताल करी, वो भी किस लिए? क्योंकि कैबिनेट की फैसला नहीं मानने वाले 2 अफसरों के खिलाफ एक्शन ले लिया था। तो कि आप किसी स्कूल में मिड डे मील ठीक नहीं मिल रहा हो, उस पर हड़ताल करो तो माने। किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं मिल रही हों, किसी में मरीज मर गया हो कोई, वहाँ पे उस पर कोई ऑफिसर हड़ताल करे तो अच्छी चीज़ है। आप हड़ताल इसलिए कर रहे हो कि सरकार का, कैबिनेट का एक फैसला नहीं मानने वाले अधिकारी के खिलाफ एक्शन क्यों ले लिया? ये तो ठीक नहीं है। क्या लगता है आपको मनीष जी कि क्यों सरकार से सरकारी कर्मचारी सबसे ज़्यादा डरता है, उसको अपनी नौकरी की सबसे ज़्यादा परवाह होती है, और अगर सरकार के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ अगर कर्मचारी खड़ा हो जाता है तो आपको लगता है कि ये उसकी अपनी हिम्मत है या उसके पीछे कोई है? बार तो लगा था कि कोई पीछे है, वो उन्होंने CM साहब ने अपनी बात में भी कहा, पर मुझे लगता है कि
अधिकारियों के साथ बैठ के योजनाएं भी बनाई जाती हैं, अधिकारियों के साथ में बैठ के चर्चाएं भी की जाती हैं, भाई दिल्ली को आगे कैसे लेके जाना है। और जब अधिकारी काम ना कर रहे हो या ऐसा काम कर रहे हो जो सरकार को पसंद नहीं है, तो उनके साथ में उनको बैठ के ताकीद भी की जाती है। एक बात और आपकी सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से, आपके मुख्यमंत्री की तरफ से आती है कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। आपको लगता है मनीष जी कि कम से कम 1.5 साल होने को आ रहा है, अब आप कंफर्टेबल हैं, आपने उन सब परेशानियों को देख लिया है, समझ लिया, अब आप काम कर पा रहे हैं? सरकार रोड़े अटकाती है, हम तो बोलेंगे। अब जैसे सिंपल है, आप प्राइवेट स्कूल पे बात कर रहे थे, हमने आते ही 6 महीने के अंदर अंदर एक कानून में संशोधन किया कि दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूल्स की फीस को रेगुलेट करने के लिए कमेटी बनाएगी, उसका कानून संशोधन किया। वो हमें नियम के हिसाब से केंद्र सरकार के पास भेजना है, वो अब केंद्र सरकार के पास लंबित है। ये केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों का दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में क्या इंटरेस्ट है? क्यों नहीं उस बिल को पास करके भेज रहे ताकि हम उसको ठीक से इंप्लीमेंट कर दें यहाँ पे? तो रोड़े तो अटका रहे हैं। 1 साल हो गया आपको भेजे हुए, लगभग 1 साल हो जाएगा, थोड़े दिन बाद, जून में भेजा था। तो अब क्यों अटका के बैठते हैं हमारे काम को वो? अरे हम कह रहे हैं भाई हम प्राइवेट स्कूलों की फीस को कंट्रोल करना चाहते हैं दिल्ली के लोगों के हित में, उनको ज्यादा नहीं बढ़ाने देंगे, आप हमें कमेटी बनाने के लिए राइट दीजिए, राइट के दीजिए, हमने कानून संशोधन करना चाहते हैं, कानून संशोधन का हमें वो दीजिए, मंजूरी दीजिए। आप मंजूरी नहीं दे रहे, आपका क्या इंटरेस्ट है इन सब में? आप देश चलाओ, हम राज्य चला रहे हैं। नुकसान होता है आपको वाकई सीरियसली लगता है कि? बिल्कुल, बाधा तो प्रॉब्लम करते हैं लोग। पंजाब पूरी तैयारी आप लोगों की है, वहां पर चुनाव को लेकर काम हो रहा है, क्या उम्मीद है आपको? पंजाब में अभी तक जो मुझे फीडबैक मिलती है चारों तरफ से, आम आदमी पार्टी की बहुमत के साथ सरकार बनेगी वहां पे। और कोई बड़ी चीज नहीं है कि दिल्ली जैसे रिजल्ट्स जो अनपेक्षित दिल्ली में था, हमने भी नहीं सोचा था, वैसे उतने बेहतरीन रिजल्ट निकल के आए। क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे? प्रचार करने जा रहे हैं। नहीं, प्रचार करने नहीं, अगर प्रेसिडेंट आप बोल रहे हैं कि पूर्ण बहुमत हमें मिलने की उम्मीद है, कौन होगा आपका मुख्यमंत्री पंजाब में? तो आपको बताएंगे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे, आपके प्रोग्राम में तय नहीं होगा। पहले तय नहीं करेंगे, वो पार्टी की मीटिंग्स में तय होगा। अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली संभाल रहे हैं, दिल्ली चलाएंगे, दिल्ली चलाएंगे। क्या कोई गठबंधन भी किसी के साथ मिलना भी, अकेले आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी? अपने दम पे ला रही है, अपने दम पे। किसी से ये लगता है आपको कि बीजेपी अकाली की जो सरकार है उसका कामकाज और कांग्रेस का कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढीला पड़ना? पंजाब में जिस तरह से ड्रग्स माफिया, खनन माफिया काम कर रहा है, पंजाब के गांव-गांव में लोग दुखी हैं उससे, और जिस तरह का सारी शक्तियों पे कब्जा करने की कोशिश करके पूरा पंजाब में गवर्नेंस फेल है पूरी तरह से। तो इस बार बिल्कुल भी लोग रिपीट नहीं करना चाह रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस के बारे में तो कुछ है ही नहीं, मतलब अब तो कांग्रेस पता नहीं देश में भी कोई बात करना चाहता है कि नहीं चाहता। बिल्कुल, आम आदमी, देखिए अगर कांग्रेस या बाकी पार्टियां अपना काम ठीक से कर रही होती तो इस देश में हमें कोई क्यों ला रहा था? वो नहीं कर पाई। और मैं तो अभी भी कहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में काम कर रही है, एजुकेशन में, हेल्थ में, करप्शन रोकने में काम कर रही है। बाकी राज्यों में कर लें आप, आपका बढ़िया, आपको फायदा मिल जाएगा। मनीष जी, कुछ देर के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से हम पूछेंगे कि क्यों नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर उनकी पार्टी और उनकी तरफ से लगातार हमले होते रहते हैं, और क्या अगले प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के तौर पर या उस पद पर अरविंद केजरीवाल। शिक्षा मंत्री नंबर 2 दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं, और एक बार फिर से स्वागत मनीष जी आपका। राष्ट्रीय राजनीति में अगर देखा जाए तो एक बीजेपी विरोधी मोर्चा खड़ा होने की लगातार बातें होती रहती हैं। शरद पवार ने कहा कि हम इकट्ठा होंगे, नीतीश कुमार का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे आया, जाएंगे आप साथ? देखो, देश की राजनीति इस वक्त दो हिस्सों में दिख रही है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो राजनीति के सारे देश को उस दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां भारत माता की जय जबरदस्ती बुलवाई जाए, जो ना बोले उसको पीट दिया जाए, उसको पाकिस्तान भेजने की बात करी जाए। भारत, मतलब ये सारे इशूज हैं, बीफ खाने नहीं खाने के इशूज पे एक राजनीति हो गई। दूसरी राजनीति जो इसके विकल्प में, जो अभी थोड़े दिन पहले, 2.5 साल पहले, कुल मिला के 2 साल हुए, 2 साल पहले लोगों ने मिटाई थी, वो करप्शन की राजनीति थी, वो वंशवाद की राजनीति थी। तो अभी देश उसको भूला थोड़ा ही है। तो चाहे वो जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, शरद पवार जी, कांग्रेस के लोग, वहाँ
अभी जितना सारा ये निकल के आ रहा है अगस्टा से लेके और सब चीज़ों में, गुड़गांव में DLF से लेके जितने करप्शन के मुद्दे आए, रॉबर्ट वाड्रा को लेके, ये हमने उठाए थे। ये के मुद्दे, वहाँ के हरियाणा की ज़मीनों के मुद्दे। तो अब ऐसे में देश किधर जाएगा, किस वैकल्पिक राजनीति की तरफ जाएगा, ये अभी इवॉल्व होगा। तो हमें लगता है कि हमें अपने लिए जो भूमिका अभी जनता ने दी है, दिल्ली की सरकार को ठीक से चलाओ, पंजाब और उत्तर गोवा, इन सब में मेहनत करो, पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करें, हो सकता है सरकार बना के बाकी जनता भी जो कि दिख रहा है सरकार चलाने का मौका दे। जितना मैंडेट हमें मिल रहा है वो हमारे लिए बहुत संतुष्टिदायक है, हम अभी वही फोकस करना चाहते हैं। क्यों ऐसा है मनीष जी कि आप बहुत फूंक कर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, एक एक सीढ़ियां चल रहे हैं, और अगर आपको असहिष्णुता या देश को बांटने वाली जो बातें पिछले दिनों आई हैं, विवादों में आई हैं, चर्चा में आई हैं, अगर ऐसे मुद्दे आपको नजर आते हैं तो आप आगे बढ़ने की सोचते हैं, वरना आप अपने कदम पीछे खींच लेते हैं? ऐसा क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं कि अगर आपके पास भ्रष्टाचार का विकल्प था, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बात अगर आप करते थे, तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात क्यों नहीं, और क्यों देश के लोग आपको उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे? तो क्यों आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत तो मेरा भी सपना है, हर हिंदुस्तानी का सपना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के लोगों ने पंजाब के लोग आप देंगे, गोवा के लोग और तो हम कैरियर बनाने नहीं, हम ये नहीं करने आए कि चुनाव की वोट देंगे, उसके बाद में चीजें मिल जाएंगी, देश बन जाएगा, तीसरे लेके फिर देश को कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कैरियर ये खतरनाक है। आप अपनी टारगेट हम दिल्ली में ये हमने वो करने, हम पंजाब में पंजाब में ये वो कर देंगे। तो हम जितना अभी हम बहुत छोटे हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो, कि अगर आपके पास छोटा दायरा होगा, छोटा राज्य होगा या एक राज्य होगा, तो आप मजबूती से काम कर सकते हैं। तो ये होगा कि पंजाब में आप जाएंगे तो ड्रग्स खत्म करने की बात करेंगे, युवाओं को बचाने की बात करेंगे, या हर राज्य में वहाँ के मुद्दों को लेकर आप अपनी राजनीति करेंगे, या एक कोई ऐसा ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव देखने को मिलेगा आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं जो मेरी अरविंद केजरीवाल जी, हम सब लोग जो बात करते हैं राजनीति की, जो हमारी समस्या है, आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं, देश महत्वपूर्ण। देश अपना विकल्प खुद खड़ा कर रहा है। देश को कांग्रेस अच्छी नहीं लगी, देश ने अपना, हम चिल्लाते रहते हैं आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रही है, और हमने किया जो बहुत अच्छा डिसीजन नहीं था, हमने बहुत सारे, कोई नहीं पूछता ऐसे, देश तय करता है, देश का मन बनता है कुछ करने का। तो जब देश का मन बनेगा, हम कहाँ कर लेगा, बाकी लोग कहाँ होंगे, हम अपने कैरियर को लेकर सपने नहीं देखने वाले लोग। हम ये नहीं देखते कि आज हम यहाँ खड़े हैं, कल हम वहाँ खड़े हो जाएंगे, परसों नहीं। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत देश का सपना हम भी देख रहे हैं, और जिस दिन देश चाहेगा उस दिन हम महत्वपूर्ण नहीं है, हमसे कुछ और बेहतर को भी ला सकता है। नहीं, लेकिन इसका मतलब तो साफ तौर पे हुआ, कांग्रेस, आपने खुद कहा कि हमने लैंड डील, रॉबर्ट वाड्रा की हमने मुद्दा उठाया, बीजेपी के आप खिलाफ हैं, नरेंद्र मोदी की नीतियों का आप विरोध करते हैं। तो अगर कांग्रेस और बीजेपी, ये दो राष्ट्रीय दल, बड़ी पार्टियां जो अभी तक सरकार चलाती आई हैं हमारे देश में, तो अगर इनके थर्ड फ्रंट आ रहा है, कोई ऐसे गैर बीजेपी कांग्रेस दल मिल रहे हैं, तो आप कैसे उनमें शामिल होंगे या नहीं होंगे? वही बात आप कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन एकदम पुरानी पॉलिटिकल बुक से है, जो राजनीति देश में होती रही है, उसी बुक से उठाकर आप सवाल पूछते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस देश की राजनीति को इस रूप में देखिए ही मत कि पुरानी किताबों में क्या लिखा है। आप इस रूप में देखिए कि देश कैसे, देश तय करता है कि देश अपना विकल्प खुद खड़ा कर लेता है। जब कोई नहीं होता है तो कहीं से ले आता है। दिल्ली ने अपना विकल्प खुद खड़ा किया ना, हम थोड़ी आ गए। तो इसका मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि हम अकेले ही चलेंगे, हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी फिलॉसफी है, हम उस पर चलेंगे, जो हमारे साथ आना चाहे। जहाँ चल रहे हैं और जहाँ चलेंगे,
अभी तो हम अकेले चले हैं और अकेले चलेंगे, पर अभी आपका इसका इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है हेडलाइन ढूंढने वाला नहीं होना चाहिए कि इसका मतलब आम आदमी पार्टी ये करेगी। मेरा सिंपल सा ये कहना है कि देश बहुत बड़ा है और इस देश ने 1952 के पहले चुनाव से लेकर अब तक इतने प्रयोग किए हैं, इतने इतने अच्छे अच्छे पीस मार्काओं को जिनको लगता था हमारे बिना तो देश चलेगा ही नहीं और हम हैं तो देश है, उनको भी उठा के जमींदोज किया है। तो देश की जनता बहुत प्रयोग करती है, इस पर हम भरोसा रखें कि वाइजली चुनाव करते हैं लोग। मनीष जी, ये कहीं यही बात तो नहीं है जो बात अभी कह रहे हैं आप? कहीं यही तो आपके विरोधी नहीं कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हठधर्मी हैं, आप को तानाशाह की संज्ञा दी जाती है कि आप लोगों को साथ में लेकर नहीं चलना चाहते? आप हमारी जिद तो हमारी हठधर्मिता तो एक ही है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, शिक्षित स्वस्थ भारत बने, दिल्ली बने, पंजाब बने, हमारी हठधर्मिता तो इसी के लिए काम कर रहे हैं। हम इससे डिगने वाले नहीं, कोई इससे डिगाने की कोशिश करेगा तो हम हठधर्मी हैं। लेकिन इस अगर आपके इस उद्देश्य में मनीष जी कोई आपका साथ देना चाहे और वो राजनीतिक दल हो तो आप उसका साथ नहीं लेंगे? कौन कौन है? नहीं, ये भाई बात हो ही रही है, बात हो ही रही है, बात हो ही रही है। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार को पेश किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से, शरद पवार की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से, या एक उभर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, लेफ्ट उधर से साथ में आ जाता है, बंगाल से, इधर से शरद पवार आ जाते हैं, सब लोग अगर साथ में आ जाते हैं तो फिर मैं बोलूँगा कि देश की राजनीति के सामने आम आदमी पार्टी बहुत छोटी है, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। हम एक दिल्ली का हमारे सपना में यही आता है, दिल्ली को कैसे ठीक किया जाए, दिल्ली के स्कूल कैसे ठीक किए जाए, दिल्ली में पानी कैसे पहुँचाया जाए, पंजाब में ड्रग्स कैसे रोकी जाए, हमारे सपनों में यही आता है। तो देश के स्कूलों की वही हालत है मनीष जी जो दिल्ली के स्कूलों की हालत है। हो सकता है लोग अपने अपने हिस्से में अपने अपने हिसाब से कोई आम आदमी पार्टी जैसा कोई विकल्प खड़ा कर ले, कुछ भी हो सकता है देश में भाई। और मान लीजिए अरविंद केजरीवाल को लोग खड़ा करते हैं और आपके पीछे उनके पीछे आना चाहते हैं, आप लोगों के पीछे आना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई आपत्ति नहीं लोगों को दूसरे गैर बीजेपी कांग्रेस राजनीतिक दलों को साथ में लेकर चलने में? पता नहीं, मुझे लगता है वही मैं कह रहा हूँ कि आप राजनीति की पुरानी किताब से सबने पलट के क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हो कि उस वक्त ऐसा हुआ था तो इस वक्त भी ऐसा हो सकता है, उस वक्त ऐसा हुआ था तो आप नए तरह से राजनीति को सोचने की कोशिश। बीजेपी मोदी हैं, आ गई, मोदी को लोगों ने आप ही की तरह जैसे आपको दिल्ली में प्रचंड बहुमत दिया, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नाम पर प्रचंड बहुमत देश में दिया, सरकार वो चला रहे हैं। आपको लगता है उन्हें अपना काम करने दीजिए, हम दिल्ली, पंजाब, गोवा और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, या हमें एक साथ नहीं आना है सामने? वो अपना काम करें तो सही। किसी स्कीम को इवेंट से सक्सेसफुल बनाया जाता है, किसी स्कीम को लोगों की जिंदगी में बदलाव ला के सक्सेसफुल बनाया जाता है, दो तरह की चीजें। आप स्किल इंडिया की बात करते हैं, आप स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया की बात करते हैं, बड़ी बड़ी इवेंट करके छोड़ देते हैं। नोएडा में आज मैंने सुना बनारस में ई रिक्शा पे गए थे, ई रिक्शा के लिए। मैं कल नोएडा से जा रहा था, मुझे किसी ने बताया देखो ये जो ई रिक्शा पड़े हुए हैं ना, ये मोदी जी इनका उद्घाटन करके गए थे, हजारों ई रिक्शा आज भी लाइन में लग के खड़े हुए हैं। लोगों की जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा, बड़े बड़े 100 पीस और 100 बार उद्घाटनों से। लेकिन कल अखबार में किसी को लेख पढ़ रहा था मैं, किसी व्यक्ति ने कहा कि पता नहीं उन बड़ी योजनाओं से, बड़े उद्घाटनों से मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, लेकिन मेरे घर का बिजली का बिल तो सस्ता हो गया, मेरे घर तो पीने का पानी फ्री आने लगा। बढ़िया चीज। मनीष जी, अगर आप पानी फ्री कर दें, आप बिजली सस्ती कर दें, तो वो आपकी उपलब्धि। और नरेंद्र मोदी अगर ई रिक्शा चला दें, ई रिक्शा फ्री में बांट दें, ये तो उपलब्धि नहीं है। अगर वो लोगों के हाथ में चला जाए तो उपलब्धि। लोग चला रहे हैं, ई रिक्शा तो चल रहे हैं नोएडा में, हजारों ई रिक्शे। कैमरामैन देख के कवर करवाइए। नहीं, वो तो कवर तो हम ये भी कर, हमारे पास खबरें तो ये भी आती हैं कि दिल्ली में पानी का संकट है, दिल्ली में जल संकट है, दिल्ली में बिजली। ई रिक्शा का बड़ा फैन फॉलोइंग से उद्घाटन हुआ, किसी ई रिक्शा बांटे जाएंगे, एक ई रिक्शा में बैठ के मोदी जी घूमे भी वहाँ पे, एक ई रिक्शा वाले से बात की। 2 महीने हो गए, आज भी वहाँ नोएडा में वो धूल खा रहे हैं ई रिक्शे पड़े हुए। अरे किसी को गरीब को उठा के दे दो, कोई चला के अपनी रोजी रोटी कर लेगा। स्टार्टअप इंडिया में नरेंद्र मोदी ने काफी सारे युवाओं को छोड़ दी, आप उसे भी गलत मानते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी योजनाएं हैं। स्किल इंडिया बहुत शानदार योजना है, हमने तो खुद कहा था मोदी जी को जाके। स्वच्छ भारत बहुत शानदार योजना है, हमने कहा दिल्ली में हम करके दिखाते हैं, आपके सपने जो ये आप बता रहे हो, पर वो फिर सीबीआई की रेट डलवा देते हैं। तो काम करेंगे आप जो अगर स्किल इंडिया का सपना देख रहे हैं, आप स्टार्टअप इंडिया का सपना देख रहे हैं, आप इन सारी चीजों, स्वच्छ भारत का सपना देख रहे हैं, हमारा सपना उससे डिफरेंस नहीं है। पर राज्य सरकार के हिस्से में कुछ काम है, वो राज्य सरकार में करने दीजिए ना। आप राज्य सरकार उस पर काम करना शुरू करती है, आप उसमें टांग लगाना शुरू कर देते हो। जो मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया,
6 महीने 8 महीने पहले हमने एक बिल पास करके भेजा कि हम दिल्ली के स्कूलों की फीस को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप कहते हो नहीं जी वो तो हम नहीं करने देंगे आपको। आप 8 महीने से हमारे बिल पे क्यों बैठे हो? आपका क्या इंटरेस्ट है उसमें? चिड़िया मारो, भेज दो, हाँ जी कर लो। मनीष जी, बहुत मजा आ रहा है और लंबी बातचीत हम आपसे करेंगे आपकी इजाजत से। अपने दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि आप प्लीज कहीं मत जाइएगा, क्योंकि कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी से हम ये जरूर पूछेंगे कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है। मनीष जी, नरेंद्र मोदी क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपके काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं? भाई आप दिल्ली में काम कीजिए, आप कह रहे हैं कि हम उनके काम में रोड़ा नहीं अटकाते, लेकिन कहाँ कौन सा ऐसा काम है जो रोक दिया नरेंद्र मोदी ने आपका? आपको बताया कि हमने 8 महीने पहले एजुकेशन का बिल भेजा, वो नहीं पास कर रहे। हमारे और बैच के बिल भेजे हुए वो नहीं पास कर रहे। ऊपर से बिल तो पास करके भेजते नहीं, सीबीआई भेजते थे। लेकिन मैं एक चीज और आपको कहता हूँ, बात सिर्फ हमारे काम में रोड़ा अटकाने की नहीं है, ये केंद्र सरकार सबके काम में रोड़ा अटका रही है। आप सिंपल सा चीज देखिए, कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, किस पे नारा लगाएगा नहीं लगाएगा। अब नई चीज मैंने सुनी थोड़े दिन पहले, आईआईटी में एक बच्चा आता है, वो सोचता है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे आईटी, सॉफ्टवेयर, एमआईटी, कोडिंग ये सब सीखना है। वो कहते हैं नहीं, लैंग्वेज और कोडिंग बाद में सीखना, संस्कृत सीखना है। तो ये तो इंजीनियरिंग सीखने तक में रोड़ा अटका रहे हैं। संस्कृत के खिलाफ क्या बुराई है? मेरा अपना बच्चा संस्कृत पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, लेकिन जब मैं अपने बच्चे को या कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को आईआईटी में भेजे तो वह इंजीनियर बनने भेजे, संस्कृत का प्रकांड पंडित बनने के लिए नहीं भेजेगा। आईआईटी में संस्कृत नहीं होनी चाहिए, मनीष सिसोदिया कहते हैं। क्यों? आईआईटी सी लैंग्वेज पढ़ने की, C++ पढ़िए, जावास्क्रिप्ट पढ़िए, वहाँ भी लैंग्वेजेज हैं। आईआईटी की अपनी लैंग्वेजेज हैं सॉफ्टवेयर की। वहाँ आप इंजीनियर्स बनाने भेज रहे हो कि हवन कराने के लिए कोई आदमी बनाने भेज रहे हो वहाँ पे? तो फिर तो कल को मनीष जी आप ये कहेंगे कि स्कूल में भी आपका बेटा खुद पढ़ता है संस्कृत, तो आप संस्कृत, उर्दू, पंजाबी ये सब मुल्क की भाषाएं हैं। मुल्क की भाषाओं को हमें लोगों के व्यक्तित्व में जगह देनी चाहिए, प्रोफेशन में नहीं। हमें प्रोफेशन में इम्पोज नहीं करना चाहिए। आईआईटी लोग प्रोफेशनल, एजुकेशन में क्या होगा और प्रोफेशन में क्या पढ़ाए जाएंगे, दोनों में अंतर है। एजुकेशन में मैं चाहूंगा कि वहाँ मुल्क की भाषाएं पढ़ाई जाएं, मुल्क के बारे में लोग जाने, मुल्क की संस्कृति के बारे में लोग जाने, वो जगह है 12वीं क्लास तक। लेकिन 12वीं के बाद एक आदमी इकोनॉमिस्ट बनने जा रहा है, एक इंजीनियर बनने जा रहा है, एक एडवोकेट बनने जा रहा है, आप उसको कहिए नहीं संस्कृत तो पढ़नी पड़ेगी, ये तो ठीक नहीं है। आप ठीक है, आपने शिक्षा के लिए बहुत काम किया है, बहुत काम आप कर रहे हैं, लेकिन अगर एक और शिक्षा के बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में, बहुत बड़े देश के विश्वविद्यालय में, जेएनयू में अगर ऐसा कुछ होता है मनीष जी, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे दुख होता है कि जो जेएनयू या इवन हैदराबाद यूनिवर्सिटी, आईआईटी कल तक इसलिए जाने जाते थे कि ये देश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान हैं, आज उनको उनकी कंट्रोवर्सीज के लिए जाने जा रहा है। एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट जहां ये बात होती थी कि यहाँ के इंजीनियर बन के नासा में चले गए, यहाँ के इंजीनियर निकल के अब अमेरिका की फलां कंपनी में, यूरोप की या इंडिया में इतना बड़ा नया इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही। अब चर्चा हो रही है वहाँ पे छात्रों के ऊपर कितनी लाठियाँ बरस रही हैं। ये तो ठीक नहीं है। देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं हम? ये जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में लड़के लड़कियाँ पढ़ रहे हैं ना, यही देश है। अगर आप देश से प्यार करने की बात करते हो, आप अगर कहते हो हम देशभक्त हैं, आपको एक मिनट, देश विरोधी नारों का सच तो सबको पता है, कहाँ लगने पे पिटते हैं और कहाँ नहीं लगने पे पिटते हैं। ये सब बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं है इन लोगों को। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़के लड़कियाँ आईआईटी में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं ना, यही देश है। इनसे प्यार करना सीखो, इन पर लाठियाँ बरसाना सीखने से देशभक्ति नहीं होती है। मनीष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री, यहाँ डिग्री ज्यादा जरूरी है या कामकाज ज्यादा जरूरी है? तो फिर क्यों कहा जा रहा है, क्यों अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीआईसी ने मतलब सूचना के अधिकार के तहत मना किया, तो अरविंद जी ने उस पर सवाल उठाया कि भाई क्यों? प्रधानमंत्री की डिग्री से देश को ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए कि वो पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री का समर्पण, उनकी योग्यता, उनका देशभक्ति, ये सब पे तोला जाना चाहिए, उनकी क्षमता कार्य करने की। लेकिन क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ ऐसी है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में डिग्री उसके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने जो कहा अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में वो सही है कि नहीं है? देश की जनता, अगर मैं से 4 लोग अगर पूछ के, जनता पूरी पूछे या 4 लोग पूछ लें, फर्क नहीं पड़ता, अगर ये कहती है कि भाई प्रधानमंत्री जी के पास कौन सी डिग्री है, तो इसमें छिपाने वाली बात भी कुछ नहीं है। छिपाया क्यों जाए इसको? उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा, छिपाया क्यों जाए? ठीक है, मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको जानना है कि प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, कौन कौन सी डिग्री, वो जरूरी नहीं है। सूचना का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा सपना आपका, बहुत बड़ी जंग भी मनीष जी आपकी, पूर्ण राज्य का दर्जा,
आपको लगता है बीजेपी तो बता चुकी है कि भाई ये फिजिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, इसमें ये कमियां हैं, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कैसे संभव होगा मनीष जी? को केंद्र सरकार बनने के बाद क्यों मिला? दिल्ली में, देश में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा जिसकी वजह से वो सत्ता में बैठी है और दिल्ली से 7 सीटें मिली हुई हैं उनको, उन्होंने अपना दिल्ली का मैनिफेस्टो अलग से बना के उसमें लिखा था कि हम दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान तब प्राप्त नहीं हुआ था इन लोगों को। तो आज क्योंकि आप उन्होंने आम आदमी पार्टी को 67 सीटें दे दी तो बोले हम दिल्ली की सरकार को काम नहीं करने देंगे और दिल्ली सरकार को राज्य का दर्जा भी नहीं देंगे, पूर्ण राज्य तो छोड़ो, जो है वो भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी काम नहीं करने देंगे। तो ये ब्रह्म ज्ञान यहाँ से कहाँ से प्राप्त हो रहा है सत्ता मिलने के बाद? 15 लाख नहीं आ सकते, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, ये सब क्या है? क्यों कैसे आप अगर नहीं हो सकता तो कैसे मनीष जी दिलवाएंगे? क्या आपको नहीं लगता ये राह जो है ये बड़ी पथरीली है, कांटों भरी राह है? संवाद करेंगे, दिल्ली के लोगों से बताएंगे, उनसे पूछेंगे किस तरह का पूर्ण राज्य होना चाहिए। हमारे सपनों में कोई पूर्ण राज्य नक्शे से थोड़ी बनता है। किस तरह के अधिकार लोगों के पास होने चाहिए, उनकी चुनी हुई सरकार के पास होने चाहिए, इन सब पे चर्चा होगी। और फिर मैं वापस ला रहा हूँ, क्योंकि मैं बतौर एजुकेशन मिनिस्टर आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर किसी राज्य की चुनी हुई सरकार को इतना तक हक नहीं दे रहे हो आप कि वो अपने स्कूलों को फीस रेगुलेट करने के लिए एक कमेटी बना सके, उसके कानून में संशोधन कर सके, तो फिर क्यों ये ड्रामा कर रहे हो डेमोक्रेसी का? आप बोलो हम डेमोक्रेसी नहीं चलने देते, हम डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं। क्यों फेडरल फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हो? आप उत्तराखंड तोड़ देते हो, आप अरुणाचल तोड़ने की कोशिश ये सब करते हो, वहाँ पे जो देश देख रहा है। आप दिल्ली की सरकार को काम नहीं करने देते हो, आप शिक्षण संस्थानों पे काम नहीं करने देते हो। क्या हो गया? ये सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं इसलिए बीजेपी वो नहीं करने देगी। उसे करना होगा तो कर लेगी। रोड़े अटकाना कि बिल पास नहीं करेगी, शिक्षण संस्थाओं मैं वही तो कह रहा हूं, दिल्ली के लोगों ने क्या गलती की है? जब लोकसभा चुनाव, अभी तो ये भी नहीं हुआ कि एक टेनर पूरा हो गया, इसी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव लड़ते वक्त बीजेपी ने दिल्ली के लिए अलग से मैनिफेस्टो बना के कहा था कि हमको सत्ता दे दो, 7 MP दे दिए लोगों ने, और क्या दें? मनीष जी, आप स्कूलों की बड़ी बात करते हैं, दिल से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल। बिल्कुल, ये जो दिल्ली के स्कूल के प्राइवेट निजी स्कूलों के प्रिंसिपल हैं, जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से अपने को कम नहीं समझते, क्या आप ये आश्वासन आज दे सकते हैं मनीष जी कि नहीं, कोई भी पेरेंट उसके बच्चे के एडमिशन के लिए जाकर मिल सकता है? देखिए, प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल्स में बहुत लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, और उनका दर्जा, गुरु का दर्जा वाकई इस देश में सबसे बड़ा होना चाहिए और है भी। और ये राष्ट्रपति जी को भी और प्रधानमंत्री जी को भी, सबको सम्मान करना चाहिए। मेरी लड़ाई उन मैनेजमेंट के लोगों से है जो टीचिंग शॉप अपने स्कूल को बनाना चाहते हैं। अगर आपने अच्छा प्रिंसिपल अपने यहाँ रखे हुए हैं और पढ़ा रहे हैं, उसकी एडमिशन की प्रोसेस, मेरी लड़ाई ट्रांसपेरेंट करने की है, उसको रोकने की नहीं है। मनीष जी, बहुत मजा आया, बहुत धन्यवाद। आपने तमाम मुद्दों पर बहुत खुल के और दिल से बात की। बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ थे आज तक पर। आप बने रहिए, देखते रहिए आज तक।